हेलो बच्चों। देखो इस वाली वीडियो में बेटा मैं आप लोगों के साथ ना स्प्रिंग फोर्स डिस्कस करने वाला हूँ। पर स्प्रिंग फोर्स डिस्कस करने से पहले ना एक ये सवाल मेरे दिमाग में आ रखा था। जानते हो ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन बड़ा आसान है ना, आसान है और बड़ा मस्त सवाल है। ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है ये, ठीक है। तो मुझे लगा कि एक बार मैं लेक्चर में इसको ले लेता हूँ ताकि जब आप एच.सी. वर्मा ट्राई करो तो आपको दिक्कत ना आए इस सवाल में, ठीक है। सुनो क्या सवाल है। जानते हो ये एक है ना ट्रॉली है आपके सामने, ये ट्रॉली है और ट्रॉली के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रॉली है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये ट्रॉली है, ठीक है। ये ट्रॉली है और उसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है और एक ये रस्सी है। देखो ये नीले रंग की रस्सी देख रहे हो, यहाँ से लेके और घूम के और यहाँ तक आ रही है रस्सी, ठीक है। ऐसे रस्सी आ रही है और आदमी क्या कर रहा है जानते हो, ये इस तरह के सिस्टम का जो इस्तेमाल है वो ये पेंटर वेंटर लोग होते हैं ना, जब बिल्डिंग वगैरह पेंट कर रहे हैं तो करते हैं लोग, तो ये लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सिस्टम का। क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे अपने एफर्ट जो है बच जाते हैं, अपना काम बच जाता है। इससे कैसे काम बच जाता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से सुनो। तो क्या सवाल आपका पूछा गया, अरे रस्सी गायब हो गई। चलो सवाल क्या पूछा गया मैं बताता हूँ। देखो तो सवाल बोला गया कि मान लीजिए कि अभी ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ना तो ऊपर जा रही है और ना नीचे जा रही है ना। बेटा नेट फोर्स अगर होता है तो मोशन होता ही है भाई। अगर नेट फोर्स है तो मोशन है। अब वो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा, पर ना तो ये ऊपर जा रही है और ना नीचे जा रही है। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब आज के बाद आप यही समझना कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कैसा है बेटा, जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि जैसा जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही फोर्स नीचे भी होगा, है ना। क्या सवाल पूछा गया है कि इफ द ट्रॉली इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द ट्रॉली इज इन इक्विलिब्रियम देन, if the trolley is in equilibrium then find out the tension in the string। ये जो टेंशन है ना स्ट्रिंग के अंदर ये बतानी है। तो तुम्हें पता ही है जब भी टेंशन बतानी है तो क्या करते हैं, रस्सी के ऊपर कांटा मार देते हैं और कांटा मार के टेंशन लिख देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो जरा ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। तो देखो नीचे इसका वजन आपको दे रखा है 10 किलो, मतलब कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। आदमी का वजन दे रखा है 50 किलो, मतलब कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 500 न्यूटन। अब सुनो, और ऊपर की तरफ देखो एक तो ये टेंशन है ना, और एक ये टेंशन है। एरो देख लो टेंशन। तो मैंने क्या देखा, ऊपर की तरफ तो है 2T, ऊपर की तरफ तो है 2T और नीचे की तरफ है 600, और नीचे की तरफ है 600 और नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स। तो टेंशन कितनी आ गई, टेंशन आ गई 300 न्यूटन, टेंशन आ गई 300 न्यूटन। हाँ टेंशन 300 न्यूटन। अच्छा मैं तुम्हें ये क्यों बोला कि फ़ायदे का सौदा है, सुनो फ़ायदे का सौदा इसलिए है क्योंकि बेटा आप सोच के देखो, अगर एक आदमी जिसका वजन 50 किलो है, अगर एक आदमी जिसका वजन 50 किलो है, अगर वो एक रस्सी से लटका हुआ होता, अगर वो एक रस्सी से लटका हुआ होता तो रस्सी में टेंशन कितनी आती भाई, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगता है, ये लगता 500 न्यूटन। तो रस्सी में कितना फोर्स आता, ये आता 500 न्यूटन। इसका मतलब कि आदमी अगर लटकना चाहता ना तो उसे इतना फोर्स जनरेट करना पड़ता, उसे इतना फोर्स लगाना पड़ता रस्सी के ऊपर ना, तब वो लटक पाता। अब मेरी बात सुनो, इस तरह के सिस्टम में उसको सिर्फ 300 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है और वो आराम से लटक पा रहा है। तो वो ना फायदे का सौदा भाई, आदमी के लिए तो फायदे का सौदा हो गया यार, बिल्कुल आराम से ऊपर चढ़ पाएगा। तो इसीलिए इस तरह के सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं ताकि अपना काम जो है वो आसानी से हो पाए, ठीक है। अब सुनो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि नहीं अभी रेस्ट पर नहीं है, अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, अभी जो लिफ्ट है ना, ये ट्रॉली है जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है। अभी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। सुनो, if the trolley is now going upwards with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है ऊपर जा रहा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। देन फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, देन फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, देखो अब कंडीशन कैसी है, अब कंडीशन ऐसी है कि ऊपर की तरफ क्या है 2T, ऊपर की तरफ क्या है 2T और नीचे की तरफ क्या है 600, और लिफ्ट कहाँ जा रही है, ट्रॉली कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ऊपर जा रही है तो कौन सा फोर्स जीता, ऊपर वाला फोर्स जीता ना, नीचे वाला फोर्स तो हार गया ना। तो क्या लिखा गया, नेट फोर्स क्या लिखा गया भाई, एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब नेट फोर्स है ना, तो नेट फोर्स क्या है 2T माइनस 600 इज इक्वल टू इसी का मास, इसी का मतलब किसका भाई, ट्रॉली और आदमी दोनों मिला के ऊपर जा रहे हैं तो दोनों का मास कितना 60 kg, कितना 60 kg और इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना 2 है ना। तो 2T इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 120 प्लस 600, तो टेंशन कितनी आई, ये आ गई 720 बटा 2, ये आ गई 720 बटा 2, मतलब टेंशन कितनी आ गई, ये आ गई 360 न्यूटन। टेंशन कितनी आ गई बेटा, ये आ गई 360 न्यूटन। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये टेंशन आ गई। फिर अगला सवाल क्या पूछा, अगला सवाल पूछा कि फाइंड आउट द नॉर्मल, फाइंड आउट द नॉर्मल बिटवीन द मैन एंड द ट्रॉली, फाइंड आउट द नॉर्मल बिटवीन द मैन एंड द ट्रॉली। अच्छा भाई बात करो, सुनो, देखो ध्यान सुनना, आप जरा ध्यान सुनना। तो मान लो ये ट्रॉली का फर्श है, ये ट्रॉली का क्या है, फर्श है, ट्रॉली का फ्लोर है ये, ठीक है, ये ट्रॉली का
ये क्या बना दिया, ये ट्रॉली का फ्लोर है मान लो ऐसा, ठीक है, ये ट्रॉली का फ्लोर है, ओके बहुत बढ़िया। तो क्या हो रहा होगा, देखो ऊपर की तरफ मैन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैन की बात कर रहा हूँ, लिफ्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैन की बात कर रहा हूँ। तो मैन से देखो एक तो ऊपर लग रही है टेंशन, ठीक है, और मैन नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, कितना बोलो, जितना इसका वजन है या जितना इसका वेट है, कितना 500 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ लग रही होगी एक नॉर्मल, है ना, और मैन कहाँ जा रहा है, मैन जा रहा है ऊपर, मैन कहाँ जा रहा है ऊपर, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लगा, देखो सुनो, ऊपर जा रहे हैं ना, तो मतलब ऊपर के फोर्स जीत गए। क्या बोला, नॉर्मल प्लस टेंशन इज इक्वल टू, अच्छा नॉर्मल प्लस टेंशन माइनस 500 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। अच्छा टेंशन तो तुम निकाल ही चुके हो, अरे टेंशन तो तुम निकाल ही चुके हो। टेंशन कितनी है बेटा, टेंशन है अपने पास 360 न्यूटन, टेंशन कितनी है अपने पास 360 न्यूटन। तो मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, टेंशन है अपने पास 360 न्यूटन। तो ये आ गया प्लस 360 और माइनस 500 इज इक्वल टू कितना, 5 दूनी 10, 100, ठीक है। तो नॉर्मल कितनी आई, ये आई 600 माइनस 360, ये आ गई 600 माइनस 360। तो नॉर्मल कितनी आ गई, नॉर्मल आ गई 240 न्यूटन, कितनी आ गई 240 न्यूटन। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी अच्छे से। बेटा अब अपन बात करते हैं, नई बात करते हैं, जिसको अपन कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या कहते हैं बेटा, इसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। अच्छा भाई स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, तुमने देखा है एक स्प्रिंग को अगर तुम दबाओगे तो वो वापस से खुल जाना चाहती है, और अगर उसको खींचोगे तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ में आना चाहती है। तो बेटा ऐसा मानो कि मान लो ये दीवार है, ये क्या है, एक दीवार है, ठीक है, और दीवार से क्या है, दीवार से बेटा यहाँ पर एक मान लीजिए आप एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आप एक स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग है और बिल्कुल खींची हुई नहीं है इस समय, ठीक है। तो बिल्कुल भी जब ये खींची हुई नहीं है तो बेटा इस समय इसकी जो लेंथ है इसको कहते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये यहाँ से यहाँ तक की जो एल है ना, इस एल को कहते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। फिर आप क्या करो, आप है ना इसको थोड़ा सा खींच दो, आप क्या करो, इसको थोड़ा सा खींच दो। तो भाई ये तो दीवार थी, आपने क्या करा, इसको थोड़ा सा खींच दिया, तो खींच दिया तो थोड़ी सी लंबी हो गई, खींच दिया तो थोड़ी सी लंबी हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक तो नेचुरल लेंथ थी। मैंने बोला मान लो आपने एक्स खींच दिया, आपने अगर इसको एक्स खींच दिया, कुछ एफ फोर्स लगा के आपने क्या करा, इसको एक्स खींच दिया, ठीक है, आपने क्या करा, इसको एक्स खींच दिया। तो बेटा जानते हो क्या होगा, जब आप इसको एक्स खींच दोगे, मान लो मैंने इस तरफ खींचा है इसको, ठीक है, मान लो मैंने इस तरफ इसको खींचा है, ठीक है, इस तरफ मैंने इसको खींचा है, तो ये स्प्रिंग जानते हो बेटा वापस से दबना चाहेगी, स्प्रिंग जो है वो वापस से दबना चाहेगी। स्प्रिंग उल्टी दिशा में एक फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग क्या चाहती है कि मैं वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में हो जाऊं। तो या तो स्प्रिंग बोलेगी कि भाई मैं चाहे यहाँ से खुल के, चाहे वो तो बात अलग है कि तुमने अगर दीवार से इसको बहुत टाइटली बांधा है तो यहाँ से तो उखड़ेगी नहीं, पर कभी कभी उखड़ भी जाती है। तो या तो स्प्रिंग यहाँ पर फोर्स लगाएगी और या तो स्प्रिंग यहाँ पर फोर्स लगाएगी, पर कुछ भी करके स्प्रिंग क्या करना चाहती है, अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आना चाहती है ना, अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आना चाहती है। और जानते हो क्या होगा, जो ये फोर्स लगेगा, स्प्रिंग का जो फोर्स लगेगा बेटा, इसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब जो स्प्रिंग को वापस से रीस्टोर कर दे। रीस्टोर करने का मतलब है, तुमने जैसे फोन में भी पढ़ा होगा ना, या जैसे फोनों में आता है रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग, तुमने ऑप्शन देखा होगा सेटिंग में जाके रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग। तो रीस्टोर का मतलब होता है पहले जैसा कर देना। तो ये एक रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर आएगा जो कि स्प्रिंग को वापस पहले जैसा कर देना चाहेगा। और जानते हो क्या होगा, पहली बात तो ये कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो जितना ज़्यादा तुम उसको खींचोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा तुम उसको खींचोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर तुम इधर खींचोगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरफ आएगा, अगर तुमने इसको इधर की तरफ दबा दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। ये माइनस का साइन बस यही बताता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग के, डिस्प्लेसमेंट मतलब इलोंगेशन और द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये एक्स क्या है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये एक्स क्या है, ये एक्स है इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब खींचना, इलोंगेशन और कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब दबाना, इलोंगेशन और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, इलोंगेशन और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और मैंने क्या देखा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स बोल लो, रीस्टोरिंग फोर्स बोल लो,
बात तो एक ही है, ठीक है। मैं इसको स्प्रिंग फोर्स बोल देता हूँ, एक ही बात है, स्प्रिंग फोर्स बोल लो या तो रिस्टोरिंग फोर्स बोल लो, बात तो एक ही है। क्या बोला गया कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है या जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा इलोंगेशन या कंप्रेशन के उल्टी दिशा में होता है, ठीक है। इलोंगेशन, या जैसे मान लो यहाँ पर तो मैंने इलोंगेशन करा था तो रिस्टोरिंग फोर्स उल्टी दिशा में आया। अगर कंप्रेशन करता तो जैसे मान लो, अगर मान लो ऐसा होता, मान लो कैसा होता कि मान लो ये अपनी स्प्रिंग है, ठीक है, ये अपनी स्प्रिंग है और ये उसकी नेचुरल लेंथ है, ये क्या है उसकी नेचुरल लेंथ है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको थोड़ा सा दबा दिया, ठीक है, ये उसकी नेचुरल लेंथ थी, मैंने क्या करा, मैंने भाई साहब थोड़ा सा दबा दिया, मैंने थोड़ा सा दबा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ ना, इस तरफ हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा स्प्रिंग क्या चाहती है, स्प्रिंग वापस से खुलना चाहती है, स्प्रिंग वापस से खुलना चाहती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ऐसे आएगा, या तो दीवार को पीछे धक्का मार दे, पर दीवार तो पीछे जा नहीं सकती, तो इसलिए स्प्रिंग इस तरफ आएगी, है ना। इस तरह से होता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमेशा जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, इलोंगेशन या कंप्रेशन के। जितना ज़्यादा तुम दबाओगे भाई साहब स्प्रिंग उतनी ही तेजी से वापस आना चाहेगी और उल्टी दिशा में आना चाहेगी, इसीलिए ये माइनस का साइन यहाँ पर ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने ये देखा, अभी तक मैंने क्या देखा, अभी तक मैंने देखा कि जो स्प्रिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू, अच्छा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज directly proportional to the elongation or the compression but in opposite direction, ठीक है। तो अभी proportionality का कांस्टेंट हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया, मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जिसको बोला गया k, जिसको बोला गया k। बेटा इस k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, इस k को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, इस k को क्या बोलते हैं बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी k की यूनिट क्या आ गई, देखो k की यूनिट निकालने के लिए क्या करें, x को इसके नीचे भेज दें, तो k क्या हो गया, f/x, मतलब कि न्यूटन पर मीटर। k की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, न्यूटन पर मीटर। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा कुछ फालतू बकवास नहीं करनी, फालतू याद ही नहीं करना कुछ स्प्रिंग फोर्स के नाम पर। आप तो बस इतना याद रखो कि बाय स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना वो -kx होता है, क्या होता है, -kx होता है। और स्प्रिंग फोर्स हमेशा इलोंगेशन या कंप्रेशन की उल्टी दिशा में होता है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा इलोंगेशन या कंप्रेशन की उल्टी दिशा में होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। क्या मेरी बात समझ आ गई है, पक्की बात एकदम। अगर लगे कि मैं थोड़ा सा तेज़ बोल गया हूँ तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके दोबारा से देख लें, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। लगे कि नहीं समझ आया तो बिल्कुल मेरे से व्हाट्सएप पे बात करें, है ना, और या तो कॉल पे बात करें, बिल्कुल शर्माना नहीं है उसके अंदर। 10 बार बात करनी पड़े पर भाई साहब डाउट मैं ज़रूर क्लियर करूँगा, है ना। ऐसा सोचना मन के अंदर कि मेरे को डाउट तो क्लियर करना ही है, चाहे सर से 10 बार बात करनी पड़ जाए, ठीक है। और सुनो, आओ देखो फालतू टाइम पास सवाल करते हैं। देखो इस तरह से सवाल बोला गया, क्या सवाल बोला गया, ऐसा सवाल बोला गया कि भाई ये मान लो छत है, ये क्या है, छत है, और छत से यहाँ पर एक स्प्रिंग लटकी हुई है, ठीक है, छत से यहाँ पर क्या लटकी हुई है, एक स्प्रिंग लटकी हुई है। और स्प्रिंग भाई साहब मासलेस है। बेटा अभी जो भी स्प्रिंग आप ले रहे हो ना, ये सारी जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कैसी ली जाएगी, मासलेस स्प्रिंग ली जाएगी। सर रस्सी भी मासलेस, स्प्रिंग भी मासलेस, हाँ मासलेस, ठीक है। मास वाली स्प्रिंग की भी बात करूंगा, बिल्कुल फिजिक्स आखिरी में खत्म होने वाली होगी ना, तब ऑसिलेशन में तब बात करेंगे, अभी नहीं बात कर रहे, ठीक है। मेरी जो स्प्रिंग है वो कैसी है बेटा, फिर से बता रहा हूँ, स्प्रिंग कैसी है बेटा, मेरे पास स्प्रिंग है मासलेस। स्प्रिंग कैसी है, मासलेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कोई वजन नहीं। क्या बोला गया, क्या बोला गया कि इसके साथ एक डब्बा लटका हुआ है, यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर एक डब्बा लटका हुआ है, और बोला गया 2 किलो का डब्बा है, बोला गया 2 किलो का डब्बा है, ठीक है। तो बेटा जैसे इस 2 किलो के डब्बे को आप रिलीज़ करोगे, मान लो इसके नीचे मैंने हाथ लगा रखा था पहले, ठीक है, 2 किलो के डब्बे के नीचे मान लो मैंने हाथ लगा रखा था, फिर जैसे ही मैं इसको हाथ को हटाऊंगा नीचे, तो क्या होगा, डब्बा जो है ना भाई साहब सरक के नीचे आ जाएगा, है ना, और स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाएगी, है ना, डब्बा यहाँ पर आ जाएगा और स्प्रिंग जो है इतना खिंच जाएगी। तो ये कितना खिंच जाएगी तुम्हें यही बताना है, तुमको इसकी के दे दिया गया है, सो के आपको दिया गया 10 और न्यूटन पर मीटर, आपको के दे दिया गया। अब मेरी बात सुन बेटा, क्या होगा कि जो डब्बा है ना, ये डब्बा खिसक के यहाँ पर नीचे आ जाएगा, है ना। तो देखो क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ तो इसका वेट लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा kx, ऊपर की तरफ लग रहा होगा kx। स्प्रिंग खींची है ना, नीचे की तरफ खींची है ना, तो kx कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, है ना। स्प्रिंग बेटा खींची कहाँ, नीचे, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगा, ऊपर। और मुझे पता है, अब देखो सुनो, तो उसके बाद आने के बाद तो स्टेबल हो गया यहाँ पर, उसके बाद आने के बाद तो स्टेबल हो गया, अब और नीचे तो नहीं जा सकता। इसका मतलब कि नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स, है ना। इसका मतलब कि नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स, तो kx इज इक्वल टू 20, और k तो मुझे दिया है 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20, तो x कितना आया, 2 मीटर, मतलब कि स्प्रिंग कितना खिंच जाएगी, 2 मीटर खिंच जाएगी। कितना खिंच जाएगी स्प्रिंग, 2 मीटर खिंच जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। और सुनो देखो, और अच्छा सवाल कराता हूँ तुम्हें, बिल्कुल डाउट मत रखना मन के अंदर। देखो मैंने बोला मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये एंगल है मान लो 37 डिग्री, ये एंगल है मान लो 37 डिग्री। मैंने बोला यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ पर क्या एक दीवार है, और दीवार से भाई साहब मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दी, यहाँ पर मैंने क्या लगा दी, एक स्प्रिंग लगा दी, और ये डब्बा है, और ये क्या है, डब्बा है, और डब्बा मैंने बोला मान लो 5 किलो का डब्बा है,
कितने का है, 5 किलो का डब्बा है, ठीक है। और आपको इसका के दे दिया गया, मान लो के है भाई साहब इसका 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसका के कितना है, 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फिर से वही सवाल। अच्छा सुनो, इसको जैसे इस डब्बे को आप रिलीज़ करोगे, जैसे इस डब्बे को आप रिलीज़ करोगे क्या होगा, डब्बा नीचे जाएगा, है ना। जैसे आप इसे रिलीज़ करोगे, इफ़ इट इज़ रिलीज्ड, तो क्या होगा, डब्बा नीचे जाएगा। तो डब्बा जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, है कि नहीं। डब्बा जब नीचे जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो वो कंप्रेशन ही आपको बताना है ना, कंप्रेशन बताना था आपको कि कंप्रेशन कितना है। फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो। फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, चलो खुद से करो एक बार, फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। चलो भाई बहुत बढ़िया। सुनो मैं बताता हूँ, अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो तो सुनो, मान लो कि ये अपना डब्बा था, ये क्या था, अपना डब्बा था। कितने का डब्बा है, 5 किलो का डब्बा है। कितने का डब्बा है, 5 किलो का डब्बा है। एंगल तुम्हें पता ही 37 है, ठीक है। तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना, 50 न्यूटन। कितना लगेगा, 50 न्यूटन। और ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ऊपर की तरफ है नॉर्मल। हालांकि नॉर्मल तो तुमसे पूछी नहीं है इस सवाल में। अच्छा ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 50 का cos 37 मतलब कि 40 न्यूटन। और ये हो जाएगा 50 का sin 37, ये हो जाएगा 50 का sin 37 मतलब कि 30 न्यूटन। हो तो मुझे एक बात बताओ, स्प्रिंग को दबाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये 50 न्यूटन जिम्मेदार है, ये 40 न्यूटन जिम्मेदार है, या 30 न्यूटन जिम्मेदार है। स्प्रिंग को दबाने के लिए ये 30 न्यूटन जिम्मेदार है ना। तो 30 न्यूटन इज इक्वल टू के एक्स, 30 न्यूटन इज इक्वल टू के एक्स। तो 30 इज इक्वल टू के कितना है, के है 2 इंटू एक्स। तो भाई साहब स्प्रिंग कितना दब गई, स्प्रिंग दब गई 15 मीटर। और भाई साहब तो बहुत ज़्यादा दब गई, 15 मीटर दब गई स्प्रिंग। कितना दब गई, 15 मीटर दब गई। हालांकि के इतना कम नहीं होता, के अच्छा खासा लिया जाता है, बढ़िया लिया जाता है, 100-150 के आसपास लिया जाता है, कभी 50 कभी 100। मैंने तो 2 ऐसे ही ले लिया था मजे मजे में, ठीक है। तो स्प्रिंग कितना दब गई बेटा, स्प्रिंग दब गई अपनी 15 मीटर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी, है ना। देखो सुनो, एक सवाल मैं तुमको और ऐसा देता हूँ, ऐसा ही देखो तुमसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। वीडियो को स्टॉप करना चुपचाप से। सुनो फिर से, स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है भाई साहब, डब्बा है अपने पास 50 किलो का, डब्बा है अपने पास 50 किलो का, ठीक है। 50 किलो का डब्बा है, स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लो 50, स्प्रिंग कांस्टेंट भी है 50 न्यूटन पर मीटर। बोला गया कि जैसे ही आप इसको हटाओगे यहाँ से, जैसे रिलीज करोगे तो स्प्रिंग कितना खिंच जाएगी, स्प्रिंग कितना खिंच जाएगी। चलो भाई वीडियो को स्टॉप करो, मैं से आशा कर रहा हूँ कि आप लोग कर दोगे इस सवाल को। चलो हुआ, मेरे को लग रहा है हो गया होगा, है ना। तो जैसे रिलीज करोगे डब्बा खींच के नीचे आ जाएगा, कुछ तो एक्स खींच के नीचे आ जाएगा, डब्बा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और नीचे फोर्स लग रहा होगा mg मतलब के 500, और ऊपर फोर्स लग रहा होगा के एक्स मतलब के 50 इंटू एक्स। तो 0 ने 0 को मार दिया, 5 ने 5 को मार दिया, एक्स कितना आया 10 मीटर। मतलब स्प्रिंग कितनी खिंच गई बेटा, 10 मीटर खिंच गई। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। और सुनो देखो, और बताता हूँ, और अच्छा सवाल कराता हूँ। देखो मैंने बोला मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। देखो मैंने बोला फिर से, मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो थोड़ा सा अलग होने वाला सवाल। देखो मैंने बोला मान लो 53 डिग्री का एंगल है, कितना है 53 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर क्या है, एक दीवार है। इस दीवार से मैंने क्या करा, एक स्प्रिंग को बांध दिया, एक स्प्रिंग को बांध दिया। और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 10 न्यूटन पर मीटर। कितना है, 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और एक उसके साथ यहाँ पर डब्बा बंधा हुआ है, एक उसके साथ यहाँ पर डब्बा बंधा हुआ है। और डब्बा कितना है, डब्बा है मान लो 10 किलो का, डब्बा है मान लो 10 किलो का, ठीक है। तो 10 किलो का डब्बा है। जैसे ही आप इसको यहाँ से रिलीज़ करोगे, जैसे ही आप इसको यहाँ से रिलीज़ करोगे तो क्या होगा, रिलीज़ करते ही मैंने बोला मैंने यहाँ से इसको रिलीज़ कर दिया, तो क्या होगा, डब्बा नीचे भागेगा। अरे डब्बा नीचे भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा, तो डब्बा नीचे भागेगा। सुनो डब्बे के ऊपर फोर्स की बात करो, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है डब्बे के ऊपर कितना, 100 न्यूटन। कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। और ये हो गई नॉर्मल, ठीक है, ये हो गई नॉर्मल। और ये हो गया 53 डिग्री, ये हो गया 53 डिग्री। तो ये 100 का cos 53, ये 100 का cos 53, और 100 का cos 53 कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 3/5। तो ये कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, बोलो बोलो बोलो, ये 100 का sin 53 होता है 4/5, तो ये हो गया 80 न्यूटन। मुझे एक बात बताओ, स्प्रिंग को लंबा करने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, तुम बताओ। 60 न्यूटन, 100 न्यूटन के 80 न्यूटन। स्प्रिंग को लंबा करने के लिए कौन जिम्मेदार है, 80 न्यूटन का फोर्स जिम्मेदार है। इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, के एक्स लिख देंगे, है ना। अच्छा माइनस, सर आप माइनस नहीं लिख रहे हो सर कहीं पर भी। बेटा माइनस से तो मेरा मतलब डायरेक्शन से है ना, कि वो फोर्स आ किधर रहा है ना। अब जैसे सुनो, स्प्रिंग जब खींचेगा तो स्प्रिंग इस तरफ खींचेगा, तो फोर्स लग रहा है इस तरफ, है ना। इसीलिए तो मैं इसको बैलेंस कर पा रहा हूँ, इसलिए तो मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ कि भाई के एक्स इस तरफ और भाई साहब 80 न्यूटन इस तरफ। तो माइनस का साइन तो मैंने पहले ध्यान में ले रखा है, ऐसे परेशान नहीं हो ना उसको। तो 80 इज इक्वल टू के कितना है, के है 10 और इंटू एक्स। तो एक्स कितना आया 8 मीटर। मतलब कि स्प्रिंग कितनी खिंच जाएगी, स्प्रिंग 8 मीटर खिंच जाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोल पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं ना तेरे मन के अंदर।
110% एकदम सोच ले। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा भाई ये बात तो मुझे समझ आ गई, कोई बात नहीं भाई, ठीक है समझ आया मुझे। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, और करते हैं, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सुनो अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो सन्नाटा हूँ, देखो बेटा अब मैं आपके साथ थोड़ी सी ना एक नई प्रॉब्लम, मैं नई वैरायटी आपके साथ एक शेयर करता हूँ। उनको कहते हैं कटिंग टाइप प्रॉब्लम, ठीक है। स्प्रिंग को आप क्या करते हो, उन प्रॉब्लम में अचानक से काट देते हो स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, और स्प्रिंग मतलब क्या, स्प्रिंग मतलब तो स्प्रिंग होती है। आप उनको ना अचानक से काट देते हो, और काटने के बाद फिर सवाल वाल बनते हैं। देखो किस तरह के सवाल बनते हैं। उससे पहले मैं आपको ना कुछ बातें बताता हूँ, सुनो। देखो बेटा ध्यान सुनना, अब जरा कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट के बाद तो सवाल करना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट के बाद तो सवाल करना आसान हो जाएगा। सुनो, मुझे एक बात बताओ, रस्सी में जो टेंशन आती है, मान लो ये अपनी कोई रस्सी वस्सी है, तो उसके अंदर जो टेंशन है उसका कारण क्या है, कि कोई फोर्स लग रहा होगा, मान लो क्या लग रहा होगा, कोई फोर्स लग रहा होगा। तो बेटा अगर तुम मान लो कि रस्सी को तुम अचानक से बेटा काट दो ना, अगर मान लो तुम क्या करो, तुम रस्सी को जो है अचानक से काट दो, रस्सी को अचानक से काट दो, तो रस्सी को अचानक से काटते ही, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अचानक से रस्सी को काटते ही जो टेंशन होती है रस्सी में वो हो जाती है ज़ीरो। टेंशन हो जाती है ज़ीरो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे बस जब लोड ही नहीं बचा यार उसके ऊपर, तो कहाँ से उसके अंदर टेंशन बचेगी कुछ। तो रस्सी को अगर तुमने अचानक से काट दिया ना, तो काटते ही भाई साहब बिल्कुल उसी समय, कोई समय नहीं लगता इसके अंदर, कोई समय नहीं लगता, और टेंशन हाथ के हाथ क्या हो जाती है, ज़ीरो। टेंशन हाथ के हाथ क्या हो जाती है, ज़ीरो। और वहीं पर दूसरी जगह सुनो, ध्यान से देखो बेटा, जानते हो इसके अलावा जो स्प्रिंग होती है, मान लो स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग में जो फोर्स का कारण है, मान लो स्प्रिंग ऐसे है ना, तो इस तरह की स्प्रिंग होती है। मान लो यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर क्या है, दीवार है, ठीक है। तो मान लो अगर तुमने इसको खींच रखा है, तो स्प्रिंग तो वापस अपनी लेंथ में वापस आना चाहती है। तो यहाँ से भी फोर्स लगेगा वो kx, यहाँ से फोर्स लगाएगी kx, और दीवार की तरफ से भी फोर्स लगाएगी kx। बस कुछ भी होके स्प्रिंग को तो वापस अपनी पोजीशन पर आना है ना। अगर आपने इसको x खींचा, तो kx फोर्स ये इधर लगाएगी कि वापस अपनी लेंथ में आ जाए, और kx फोर्स ये इधर लगाएगी ताकि अपनी वापस लेंथ में ये आ जाए। मुझे एक बात बताओ, स्प्रिंग में जो फोर्स आता है, स्प्रिंग में फोर्स का रीज़न क्या है? स्प्रिंग में फोर्स का रीज़न है उसकी लेंथ में बदलाव होना। स्प्रिंग में जो फोर्स है उसका रीज़न क्या है, उसकी लेंथ में बदलाव होना। भाई उसकी लेंथ को तुम कम कर दोगे, दबा दोगे उसे, तभी भी उसके अंदर एक फोर्स आ जाएगा। जब उसको तुम खींच दोगे तभी भी उसके अंदर एक फोर्स आ जाएगा, है ना। तो स्प्रिंग में बेसिकली जो फोर्स आता है उसका रीज़न जो होता है ना बेटा, उसका रीज़न होता है उसकी लेंथ में बदलाव होना, ठीक है। और जानते हो स्प्रिंग की जो लेंथ है, भाई लेंथ में बदलाव होने में तो समय लगता है ना, इसका मतलब कि जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग में बेटा अचानक से फोर्स जीरो नहीं होता। देखो रस्सी में तो अचानक से फोर्स जीरो हो गया काटते ही, जीरो हो गया फोर्स, पर स्प्रिंग में जीरो नहीं होता। हाँ, स्प्रिंग में भी अगर काट दिया, इफ यू कट द स्प्रिंग, ध्यान सुनना, इफ यू कट द स्प्रिंग, तब तो लेंथ में अचानक से चेंज हो जाएगा, बिल्कुल विद इन नो टाइम ये रिस्टोर हो जाएगी, है कि नहीं। सुनो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, कुछ अच्छी बातें मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। इफ यू कट द स्प्रिंग, हैंडराइटिंग से थोड़ा सा वो करना, मैं बार बार कहता हूं तुमको, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। इफ यू कट द स्प्रिंग, देन द स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली मतलब बिल्कुल हाथ के हाथ, इंस्टेंटेनियसली becomes zero, है ना। अगर स्प्रिंग को नहीं काटा, उसके साथ कोई और चीज़ काटे, तो फिर ये तुमको बहुत पॉइंट ये बाद में समझ आएगा जब मैं तुमको सवाल करवाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ पॉइंट समझना है। क्या पॉइंट है कि द स्प्रिंग फोर्स arises due to change in its length, ठीक है। and length doesn't change instantaneously,
सो स्प्रिंग फोर्स doesn't change, so spring force doesn't change इंस्टेंटेनियसली। सर अभी तो ऊपर आप बोले सर अचानक से चेंज कर जाता है, अभी मैं बताता हूँ। सुनो बेटा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये मैंने तब बोला है जब आपने खुद स्प्रिंग को ही काट दिया हो, जब आपने खुद स्प्रिंग को ही काट दिया हो। और ये नीचे वाला जो पॉइंट है ना, ये तब है जब आपने स्प्रिंग को नहीं काटा, उसके साथ जुड़े किसी और चीज़ को काटा है ना। अब सवाल करेंगे तो समझ आएगा। सुनो मेरी बात, मैं दोबारा पॉइंट को दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। मैंने क्या पॉइंट बोला? मैंने ये पॉइंट बोला कि इफ़ यू कट द स्प्रिंग, पहला पॉइंट, इफ़ यू कट द स्प्रिंग देन द स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली बिकम्स जीरो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप स्प्रिंग को काटोगे, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस लौट जाएगी। इसका मतलब कि जैसे ही बेटा आप स्प्रिंग को काटोगे ना, तो दो टुकड़ों में बट गई, तो टेंशन तो बची नहीं ना उसके अंदर कुछ, तो टेंशन नहीं बची, तो हाथ के हाथ फिर उसका फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। इसके अलावा अगर आपने स्प्रिंग से जुड़ी किसी और चीज़ को काटा, तो द स्प्रिंग फोर्स, मैंने क्या बोला? अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन इट्स लेंथ, ठीक है, एंड लेंथ डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, सो स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। अब सुनो जरा, सवाल करोगे तब तुम्हें समझ आएगा। देखो सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल सुनो। जब तक सवाल नहीं करते ना, तब तक समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सुनो सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला ऐसे, देखो सुनो, बोला ये है ना छत है, ये क्या है? छत है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं। बोला ये रस्सी है। मैंने कहा ठीक भाई। बोला ये डब्बा है। मैंने कहा ठीक भाई। तो डब्बा कितना है मैंने बोला? तो बोला 2 किलो का डब्बा है। कितने का डब्बा है? 2 किलो का डब्बा है। और अब नीचे क्या कर रखा है? अब नीचे क्या कर रखा भाई साहब? नीचे एक स्प्रिंग जोड़ रखी है। नीचे क्या कर रखा है? एक स्प्रिंग जोड़ रखी है। मैंने कहा ले भाई ये भी गड़बड़ करवा दी, नीचे स्प्रिंग जोड़ दी। ये तो बड़ा मुश्किल कर दिया यार, पर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सुनो, नीचे एक स्प्रिंग जोड़ दी और स्प्रिंग के नीचे एक और डब्बा जोड़ दिया भाई साहब। डब्बा जोड़ दिया 4 किलो का, डब्बा जोड़ दिया 4 किलो का। फिर सुन क्या बोला, फिर बोला कि हमने क्या करा? फिर बोला हमने क्या करा? बोला हमने इस रस्सी को काट दिया, हमने इस रस्सी को काट दिया, कैंची बना दी मैंने, कहा भाई हमने रस्सी को काट दिया। फिर बोला कि ऐसा आप अज्यूम करें, सवाल में बोला गया लेट द सिस्टम वॉज इन इक्विलिब्रियम, लेट द सिस्टम वॉज इन इक्विलिब्रियम, के पहले भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। लेट द सिस्टम वॉज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में था क्या मतलब है कि ये 4 किलो का डब्बा भी जैसे स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो मान लो ऐसे होता है ना, हुई ऐसे नहीं कर रहा। स्प्रिंग भी एकदम बढ़िया ढंग से एकदम खड़ा हुआ है, तो मतलब कि ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू नीचे के फोर्स, मतलब कि इक्विलिब्रियम में एकदम, ठीक है। तो बोला कि लेट द सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम एंड देन द स्ट्रिंग वाज कट, ठीक है। देन द स्ट्रिंग वाज कट, देन द स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग वाज कट। तो आपको क्या बताना है? आपको सवाल ये बोला गया कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, ऑफ 2 kg and 4 kg block just after cutting the string, ठीक है। क्या सवाल बोला गया? सवाल ये बोला गया कि बेटा जिस पल आपने रस्सी को काटा, उसी पल आप क्या बताएं? इस 2 kg वाले का और इस 4 kg वाले का एक्सेलरेशन बताएं कि भाई कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या नहीं होगा, ये सब बताएं। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब वो पुराने वाले पॉइंट को देखो, मैं अप्लाई करता हूँ। मेरी बात सुनो। उससे पहले देखो फोर्सेस की स्थिति समझ लो कि जब इक्विलिब्रियम में रहा होगा, तो बेटा यहाँ पर नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? यहाँ लग रहा होगा 40 न्यूटन, यहाँ लग रहा होगा 40 न्यूटन। तो स्प्रिंग भी ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही होगी ताकि इक्विलिब्रियम में रह जाए। तो यहाँ भी कितना लग रहा होगा? 40 न्यूटन। यहाँ भी कितना लग रहा होगा? 40 न्यूटन। और यहाँ भी कितना लग रहा होगा? स्प्रिंग तो उतना ही लगाएगी ना, 40 न्यूटन। स्प्रिंग तो दोनों नुक्कड़ से उतना ही लगाती है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। एक बेटा इसके अलावा ये 2 किलो का जो 20 न्यूटन है ना, ये और नीचे लग रहा होगा इसके वेट की वजह से। अच्छा स्प्रिंग में कौन सा फोर्स है? वो इस 4 किलो के वेट की वजह से 40 न्यूटन। और ये कौन सा फोर्स है? ये 20 न्यूटन है। अच्छा भाई, और यहाँ पर रही होगी टेंशन, तो अभी जब आपने इसको काटा नहीं है ना, उस समय देखो टेंशन कितनी है? टेंशन है 40 + 20 60 न्यूटन। जैसे ही आपने इसको काटा हुआ नहीं था, तब टेंशन कितनी थी? तब टेंशन थी 60 न्यूटन। पर बेटा जैसे ही आपने इसको काटा, तो भाई साहब टेंशन कितनी हो गई? उस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी हो गई? 0 हो गई। टेंशन कितनी हो गई? 0। अब सुनो,
तो बेटा रस्सी को काट दिया, पर स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने में तो समय लगता है ना, क्योंकि उसकी लेंथ को क्योंकि स्प्रिंग में तो फोर्स कब आया है, वो तो लेंथ की वजह से आया है, वो तो लेंथ के चेंज होने की वजह से आया है। और जैसे ही आपने रस्सी को काटा एकदम से तो लेंथ चेंज होने से रही, तो बेटा इन दोनों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अब देखो नया फोर्स बनाता हूँ, देखो नया सिस्टम बनाया मैंने, बिल्कुल ऐसा नया बना दिया। तो भाई साहब ये कितना है 2 किलो का, और यहाँ पर नीचे कितना था, यहाँ पर वो स्प्रिंग थी, है ना, उसको अलग से बना के समझा रहा हूँ अब तुम्हें, देखो। और नीचे था यहाँ पर 4 किलो, नीचे था यहाँ पर 4 किलो, ठीक है। तो नीचे लग रहा था यहाँ पर 40 न्यूटन, ऊपर भी लग रहा था 40 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर भी लग रहा था 40 न्यूटन, और यहाँ पर लग रहा था 20 न्यूटन। अब सुनो, अब 2 किलो वाले डब्बे की बात करो। सुनो, 2 किलो वाले डब्बे पर नेट फोर्स कहाँ है, 2 किलो वाले डब्बे पर नेट फोर्स कितना है, 2 किलो वाले डब्बे पर नेट फोर्स देखो नीचे की तरफ है 40 + 20। तो जो नेट फोर्स है 2 किलो वाले डब्बे पर, किस पर, 2 किलो वाले डब्बे पर, वो कितना है, वो है 40 + 20 60 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू उसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60। तो भाई साहब एक्सेलरेशन कितना है उसका 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका 4 किलो वाले डब्बे की बात करो, 4 किलो डब्बे की बात करो, देखो 4 किलो वाले डब्बे पर ऊपर 40 नीचे 40, तो भाई साहब डब्बे पर 4 किलो वाले डब्बे पर जो नेट फोर्स है, 4 किलो वाले डब्बे पर जो नेट फोर्स है वो है 0। इसका मतलब कि उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। देख लो, सुन के देखो, बिल्कुल विश्वास भी नहीं होगा कि जैसे ही आप रस्सी को काटोगे ना, देखो कंडीशन क्या है, अब जैसे रस्सी को काटोगे ना भाई साहब ये चलना शुरू नहीं करेगा, ऐसा कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, पर इसका बड़े खटाक से नीचे एक्सेलरेशन आएगा, फिर ये स्प्रिंग को दबाएगा, फिर ये आगे चल पड़ेंगे बाद में ना, वो बाद की बात है। पर जैसे आप रस्सी को काटोगे उस समय 4 किलो वाला डब्बा चलने वाला नहीं है, कौन चलेगा, सिर्फ 2 किलो वाला डब्बा चलेगा। बेटा इस कंसेप्ट को बार बार सुनना, बार बार लाइन को पढ़ना है इसको। क्या क्या कि जैसे ही आप रस्सी को काटते हो, रस्सी को जब आप काटते हो तो अचानक से रस्सी को काटते टेंशन कितनी हो जाती है 0। पर जब आप स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग में जो फोर्स है उसको चेंज होने में समय लगता है क्योंकि वो लेंथ की वजह से है ना। पर अगर रस्सी उसको खुद ही काट दिया आपने, स्प्रिंग को ही काट दिया, तो उस समय फिर कहानी अलग हो जाएगी। अचानक से जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो उस तरह का भी एक सवाल मैं तुम्हें करवा के दिखाता हूँ। देखो सुनो, अच्छा ये एक्सेलरेशन कहाँ है, इस वाले डब्बे का एक्सेलरेशन ये 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और सुनो देखो, और अच्छा लगेगा तुम्हें, और सवाल कराता हूँ। देखो सुनो क्या सवाल बोला, सवाल इस तरह से बोला कि बोला भाई ये छत है, ये रस्सी है, ये डब्बा है, ये क्या है डब्बा, बोला 1 किलो का डब्बा है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, 1 किलो का डब्बा है मैं क्या करूँ, है तो है। फिर बोला यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे क्या है एक स्प्रिंग है। मैंने कहा ले टूचू 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 और टूचू टूचू। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, ये हो गया अपना एक और डब्बा, ठीक है। और उसके नीचे भाई साहब एक और रस्सी, और उसके नीचे एक और डब्बा। ये तो इतना बड़ा हो गया एक पेज में आवे बिना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो ये 1 किलो का डब्बा हो गया, और भाई साहब ये हो गया नीचे 2 किलो का डब्बा, और ये उसके नीचे कितना हो गया, ये हो गया 4 किलो का डब्बा, ये हो गया 4 किलो का डब्बा, ठीक है। और क्या बोला, बोला इसका जो स्प्रिंग का जो वो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट, हेलो एक मिनट, हाँ जी सर एक बार रिकॉर्डिंग करके ना मैं करता हूँ बात आपसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक। हाँ सुनो बेटा ज़रा देखो, आओ ध्यान से देखो, मज़ा आएगा तुम्हें। क्या बोला गया, क्या बोला कि भैया इस तरह से रस्सी थी, फिर बीच में स्प्रिंग थी, फिर नीचे फिर रस्सी थी, एक था 1 किलो का, एक था 2 किलो का, और एक था 4 किलो का, ठीक है। फिर सवाल आप देखो क्या पूछा, क्या सवाल पूछा, देखो क्या करा। बोला हमने क्या करा ना भाई साहब, इस बार हमने भाई साहब स्प्रिंग को ही काट दिया। हमने क्या करा इस बार, स्प्रिंग को ही काट दिया। तो जैसे ही हम स्प्रिंग को काटेंगे, अब सुनो ज़रा पहले, स्प्रिंग को काटने से पहले की कहानी सुनो। देखो स्प्रिंग को काटने से पहले की कहानी क्या है कि भाई यहाँ पर नीचे लग रहा होगा 40 न्यूटन, तो इसमें जो टेंशन रही होगी वो टेंशन कितनी रही होगी 40 न्यूटन, ठीक है। और इसका एक 20 किलो नीचे और लग रहा होगा, 20 न्यूटन और लग रहा होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो 20 न्यूटन और 40 न्यूटन, नीचे कितना फोर्स है, नीचे 60 न्यूटन का फोर्स है ना, तो स्प्रिंग में ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग में भी ऊपर फोर्स लग रहा होगा 60 न्यूटन, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ से 60 न्यूटन, तो मतलब यहाँ से भी लगा रही होगी ये 60 न्यूटन, और एक इसके अलावा इसका 10 न्यूटन और लग रहा होगा नीचे इसके वेट की वजह से, ठीक है। तो रस्सी में टेंशन कितनी इस ऊपर वाली में, इस ऊपर वाली में जो टेंशन है वो कितनी है, वो है 60 और 10 70 न्यूटन, कितनी है 70 न्यूटन। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो जैसे ही आप इसको काटोगे, यहाँ से जैसे ही आप इसको काटोगे, तो देखो ऊपर वाले डब्बे की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ना। ऊपर वाला डब्बा तो भाई साहब ये लटका पड़ा, 1 किलो का डब्बा है, और रस्सी में टेंशन कितनी है, सुनो अब रस्सी में टेंशन देखो, सुनो जैसे ही आपने इसको काटा तो ये स्प्रिंग की टेंशन तो खत्म हो गई, है ना। ये जो स्प्रिंग की जो टेंशन है 60 न्यूटन, स्प्रिंग में जो फोर्स है 60 न्यूटन, ये तो खत्म हो गया, क्योंकि जैसे आप स्प्रिंग को काट देते हो, सुनो जैसे आप स्प्रिंग को काट देते हो, मैंने तुमको पहले लिखवा दिया, इफ यू कट द स्प्रिंग
इफ़ यू कट द स्प्रिंग, देखो सुनो, इफ़ यू कट द स्प्रिंग, मैं क्या बोल रखा मैंने, इफ़ यू कट द स्प्रिंग देन द स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली बिकम्स जीरो। ठीक है, जैसे ही आप स्प्रिंग को काटते हो तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो हाथ के हाथ जीरो हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक भाई, तो जैसे मैंने स्प्रिंग को काटा तो स्प्रिंग का जो फोर्स था बेटा ये 60 न्यूटन, ये हाथ के हाथ क्या हो गया, जीरो हो गया। तो भाई साहब अब नीचे सिर्फ फोर्स कितना बचा, 10 न्यूटन का फोर्स बचा, तो टेंशन कितनी बची, 10 न्यूटन। और इसका कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, बंधा पड़ा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। अब इसकी बात करो, देखो अभी बीच वाले सिस्टम की बात करो, ये है 1 किलो, ठीक है, ये है 1 किलो। अच्छा 1 किलो की बात तो हो गई ना, 1 किलो की तो बात तो हो गई, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, 1 किलो की बात तो हो गई है ना। अब अपन इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये तो स्प्रिंग तो कट चुकी, स्प्रिंग कट चुकी, तो ऊपर का 60 न्यूटन, ये भी, ये जो 60 न्यूटन था ऊपर का, ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया, ये भी क्या हो गया, बाद में जीरो हो गया। अब इन दोनों की बात करो, सुनो, तो ये क्या है, ये है 2 किलो, ये क्या है 2 किलो, ठीक है, और ये बीच में क्या है, बीच में है रस्सी, बीच में क्या है, रस्सी, ठीक है, और ये है 4 किलो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो अब क्या हुआ, अब देखो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो तो अब सुनो, इस डब्बे के ऊपर, अब सुनो बीच में ये क्या है, बीच में है ये टेंशन, हालांकि ये बात तो तुम जानते हो ना। अब इसके अंदर टेंशन कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस रस्सी के अंदर टेंशन बेटा कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि बेटा दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना, अब दोनों फ्री फॉल में है ना एकदम, क्योंकि ऊपर से तो कुछ कनेक्ट है नहीं, है ना। तो ये इसका एक्सेलरेशन सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। देखो सुनो, तुम चाहो तो भाई सर टेंशन आपने सर ऐसे जीरो कैसे लिख दी, मैंने कहा बेटा सुन, अभी दोनों फ्री फॉल में, बेटा दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा ना, बोला हाँ सर सेम होगा। मैंने कहा चलो दोनों का एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। सुनो, तो अगर मैं 2 किलो वाले की बात करना चाहूँ तो 2 किलो वाले डब्बे पर देखो नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन और साथ में टेंशन हो रही है, एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो सुनो क्या लिखा तुमने, क्या लिखा भाई, 20 न्यूटन प्लस टेंशन इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसे 4 न्यूटन वाले के लिए लिख लो। सुनो इस पर टेंशन ऊपर लग रही है ना, तो टेंशन माइनस 40 न्यूटन इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, अब आप कह रहे हो इन दोनों को सॉल्व कर लो। ऊपर वाले का मास कितना था, 2 किलो था ना, तो ऊपर वाले के मास को मैं 2 किलो कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 2 किलो कर देता हूँ। तो ऊपर वाले के मास को मैंने 2 किलो कर दिया। देखो टेंशन की वैल्यू क्या आई, टेंशन की वैल्यू आई 4a और प्लस 40, तो कितना आया ये, देखो ध्यान से देखो, तो ये आया 20 और प्लस 4a और प्लस 40 इज इक्वल टू 2a। मेरी बात समझ आई, ये कितना हो गया 60 इज इक्वल टू ये कितना आया 6a, तो a कितना आ गया, a आ गया 10, a आ गया 10, और a जब 10 आ गया, जब a 10 आ गया, मेरी बात सुनो, तो क्या लिखा हुआ है, देखो सुनो ध्यान से देखो, तो ये लिखा हुआ है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सुनो 20 प्लस t इज इक्वल टू 10 आया, मेरा 20 आया, 20 ने 20 को मार दिया, तो टेंशन कितनी आ गई, जीरो, है ना। मैंने हालांकि सीधी बात लिख दी है, तो सीधा भी समझना चाहो तो सीधा समझ लो, नहीं तो फिर अपन फ्री बॉडी इक्वेशन बना के, 2 इक्वेशन बना के तो उसको सॉल्व कर ही सकते हैं। पर ये बात तो नॉर्मल सी बात है ना, क्या बात है कि जब दोनों डब्बे जब नीचे गिर रहे हैं, दोनों के बीच में जो रस्सी है उसमें कोई टेंशन होने वाली नहीं है। तुम्हें याद है इस तरह का सवाल, देखो मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें कराया होगा, और नहीं कराया तो देखो सुनो, इस तरह का सवाल तुम्हें पक्का कराया होगा कि मान लो ये एंगल कुछ भी थीटा है, मान लो ये एक डब्बा है भाई साहब, ये एक रस्सी है, ये क्या है, एक रस्सी है, ये एक और डब्बा है। मैंने बोला कि मान लीजिए ये डब्बा है 20 किलो का, ये डब्बा है 20 किलो का, और ये डब्बा है 2 किलो का, ये डब्बा है 2 किलो का। मैं बोलूँ उस रस्सी में टेंशन बताओ, मैं बोलूँ उस रस्सी में टेंशन बताओ, तो बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा ये सोचेगा कि यार ये वाला डब्बा यार भारी है यार, ये वाला डब्बा तो 20 किलो का बता रहे हैं सर, ये वाला डब्बा तो 20 किलो का बता रहे हैं, ये वाला डब्बा हल्का तो ये जल्दी भागेगा, ये देर में भागेगा, तो इसमें बीच में कुछ टेंशन होनी चाहिए। पर बेटा मैं जानता हूँ ना कि इसका एक्सेलरेशन कितना आता है, जी साइन थीटा आता है, इसमें मास की कोई जिक्र ही नहीं है ना। इसका एक्सेलरेशन कितना आता है, जी साइन थीटा आता है। तो जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो भाई साहब इस रस्सी में कोई टेंशन होने वाली नहीं है। रस्सी में टेंशन कितनी, जीरो, रस्सी में टेंशन कितनी बेटा, जीरो। तो इसी तरह का सवाल है कि जब दोनों ब्लॉक फ्री फॉल में है ना, जब ऊपर से कटी गया, जब ऊपर से ये कटी गया, तो दोनों कैसे हैं, फ्री फॉल में है। तो इस रस्सी में फिर बाद में पहले तो टेंशन थी 40 न्यूटन, पर अब बाद में कोई टेंशन होने वाली नहीं है। कटने के बाद टेंशन कितनी हो जाएगी, जीरो। इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा यार, पक्की बात है ना एकदम, सोच ले। देखो और सवाल कराता हूँ, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, बस फील आनी चाहिए भाई साहब। सवाल करते जाओगे, जितना सवाल करोगे उतनी फील आएगी, सवाल नहीं करोगे तो भाई साहब फील आनी बंद हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला भाई साहब ये छत है, मान लो छत है, सुनो अब ऊपर स्प्रिंग लगा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऊपर स्प्रिंग लगा देता हूँ। मैंने कहा ले भाई स्प्रिंग लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या करा, फिर यहाँ पर मैंने एक डब्बा लगा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, एक डब्बा लगा दिया, और डब्बे का वजन लिख दिया 2 किलो, डब्बे का वजन लिख दिया 2 किलो। अच्छा
और नीचे एक रस्सी है। अब क्या है, नीचे एक रस्सी है, ठीक है, और रस्सी से मैंने एक और डब्बा जोड़ दिया, और डब्बे का वजन मैंने बोल दिया मान लो 5 किलो है, डब्बे का वजन मैंने बोल दिया मान लो 5 किलो है। और क्या बोला, बोला फिर से रस्सी को काट दिया, बोला फिर से रस्सी को काट दिया। तो जैसे रस्सी को काटा तो बोला भाई दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन बताओ, दो डब्बों का एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन वेंशन बताओ, सारा क्या क्या है। अब मेरी बात सुनो, देखो काटने से पहले की बात करते हैं, सुनो, तो काटने से पहले की बात करो, सुनो, सबसे नीचे से शुरू करना हमेशा, ठीक है। सुनो, तो नीचे क्या है यहाँ पर, यह है 50 न्यूटन, ठीक है, तो इसमें भी टेंशन क्या थी, 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन, और एक इसके अलावा इसका 20 न्यूटन और नीचे लग रहा होगा इसके वेट की वजह से। तो स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रही है कितना, 50 + 20 70 न्यूटन, और ये ऊपर भी कितना लग रहा होगा, 70 न्यूटन। बेटा ध्यान सुनो, तो जैसे ही आपने रस्सी को काटा, जैसे आपने रस्सी को काटा है ना, रस्सी को आपने क्या करा बेटा, यहाँ से काट दिया, तो रस्सी को काटते तो फ्री फॉल में आ गया, ये तो फ्री फॉल में आ गया, फ्री फॉल में आ गया तो इसका एक्सेलरेशन कितना, जितना जी होता है, जितना जी होता है भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। सुनो, पर जैसे ही आपने इसको काटा तो ये टेंशन खत्म हो गई, ये टेंशन खत्म हो गई, ये टेंशन जब खत्म हो गई, जब ये टेंशन खत्म हो गई तो नीचे की तरफ फोर्स कितना बचा, सिर्फ 20 न्यूटन। पर ये तो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स को तो चेंज होने में टाइम लगता है ना। अब सुनो, नई कंडीशन क्या है, अब नई कंडीशन ये है कि भाई ये छत थी और ये स्प्रिंग थी, ये क्या थी, स्प्रिंग थी, यहाँ पर था डब्बा, यहाँ पर था डब्बा, कितना, 2 किलो का डब्बा है ना। और सुनो, तो जैसे टेंशन जीरो हुई, जैसे टेंशन इसमें जीरो हुई तो सुनो, नीचे सिर्फ कितना फोर्स बचा, नीचे फोर्स बचा सिर्फ 20 न्यूटन, और स्प्रिंग तो कटी नहीं ना, तो स्प्रिंग में फोर्स होने में तो टाइम लगेगा, चेंज है ना, चेंज होने में टाइम लगेगा, तो ये 70 न्यूटन, यहाँ से भी ऐसे 70 न्यूटन। अब इस वाले डब्बे की बात करो, इस वाले डब्बे पर ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है 70 न्यूटन, एक मिनट को, इस वाले डब्बे पर ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो कितना है, 70 न्यूटन है ना। इस वाले डब्बे पर ऊपर जो फोर्स है वो 70 न्यूटन, नीचे जो फोर्स है वो 20 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स है वो है ऊपर की तरफ, है ना, नेट फोर्स कहाँ है, ऊपर की तरफ, कितना है वो 70 - 20 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन, मतलब कि 50 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप तुम्हें ये बातें अब तक अच्छे से समझ आ गई होंगी, और नहीं भी समझ आया तो बेटा 10-10 बार पूछो, 20-20 बार पूछो, एकदम फ़ोन करके परेशान कर दो, व्हाट्सएप करके परेशान कर दो, पर भाई साहब पूछना है, पर समझना है, बिना समझे, बिना अपना कोई डाउट क्लियर करे कोई मज़े वाली बात उसमें नहीं है ना। चलो, तुम्हें ऐसी आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा यार। फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।